नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर भागलपुर से है, जहां ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ऑटो में सवार लोग शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जिस दौरान ये ऑटो हादसे का शिकार हो गई। सभी मृतक पूर्णिया के रहने वाले हैं। वहीं ट्रक चालक घटना के बाद फरार बताया जा रहा है। नवगछिया के झंडापुर की यह घटना है, जहां पर ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। संवाददाता आशीष रंजन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर भागलपुर से जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से यह हादसा हुआ? जी, NH पे 31 पर जो है झंडापुर के पास जब रुपौली के पूर्णिया से टेम्पू में 12 लोग सवार होकर बारात में शामिल होने के लिए नारायणपुर जा रहे थे, तो देर रात 1:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। और तेज रफ्तार के कारण ही जो है ये एक्सीडेंट की घटना सामने आई है, जिसमें 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं 7 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अभी नवगछिया के अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। जो वहां पर पुलिस का कहना था कि जो तेज रफ्तार ट्रक थी वो सामने से जो है टेम्पो में टक्कर मारी है, जिसके कारण से ये हादसा हुआ है और 5 लोगों की घटनास्थल पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां मामूली विवाद में हत्या को अंजाम दे दिया गया। गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद में मारपीट की शुरुआत हुई थी। दूसरे पक्ष के एक शख्स को इस दौरान गोली लग गई। चचेरे भाई को बचाने के लिए मनोज पहुंचा हुआ था, लेकिन इस दौरान वो गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और देखिए कैसे नाराजगी लोगों की तरफ से जाहिर की गई। जमीन का विवाद, और ये जमीन विवाद कैसे हिंसक हो जाता है। एक शख्स को इस दौरान बीच बचाव करना महंगा पड़ गया। मुंगेर से बड़ी खबर, जहां आपसी विवाद में युवक को गोली मार दी गई है। अपराधियों ने बागीचे में इस युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक घायल हो गया। इलाज के लिए क्लिनिक में इस शख्स को भर्ती कराया गया और फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामला मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बिंदवाड़ा का है, जहां आपसी विवाद में 24 साल के युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। परिजनों के मुताबिक अपराधियों ने युवक के बड़े भाई पर गोली चलाई थी, लेकिन ये गोली इस युवक को आकर लग गई। बेगूसराय में गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई और इस घटना में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना चिरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव की है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। संतोष कुमार के घर में गैस सिलेंडर विस्फोट होता है, जिसमें उनके 3 साल के बेटे शिवम और 4 साल की बेटी स्वाति की आग की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसर गया। 8 बजे के करीब का घटना है। संतोष ठाकुर, उनकी पत्नी खाना बना रही थी और खाना गैस सिलेंडर जलाने के क्रम में उसे जिस समय धरा रही थी उसी समय लीक, अब जिस प्रक्रिया हो आग लग गई। आग लगने के बाद ये लोग भागे और बच्चा उसी जगह रह गया, जिसके चलते एक बच्ची है 6 साल का और 1.5 साल का एक बच्चा है, जिसका नाम है शिवम कुमार और बच्ची का नाम है स्वाति कुमारी। दोनों झुलसकर स्पॉट में मर गई। वहीं बड़ी खबर किशनगंज से आ रही है, जहां आर्मी जवान का शव बरामद किया गया है। रेल गुमटी के पास आर्मी जवान के शव को बरामद किया गया और फ्लाईओवर के नीचे शव पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि जो जवान है वो कर्नाटक का रहने वाला था और फिलहाल पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि आखिर कैसे इस जवान की हत्या की गई है, शव यहां पर कैसे पहुंचा। फिलहाल परिजनों को इसकी जानकारी दी गई है। रिजल्ट कर दिए हैं सारा चीज, बाकी उसका कोई एक्सटर्नल इंजरी तो नहीं मिला ऐसा कुछ कि कोई प्रतीत हो रहा है कोई मारा है नहीं मारा, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है अभी। लेकिन उसका विचरा को हम लोग रिजर्व कर दिए हैं कि अगर कोई जहर खिलाया हो कुछ भी ऐसा हो तो हम लोग को बाद में पता कर सके, इसलिए हम लोग विचरा को प्रिजर्व करके उसको यहाँ से हम लोग। कहाँ का रहने वाला जवान है वो रहने वाला कहाँ से है, वो बेंगलोर साइड का है।
और आशीष सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं किशनगंज से। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? परिजनों को क्या इत्तला दी गई है? जी देखिए, कर्नाटक का निवासी है और उसके परिजनों को इत्तला दी गई है। चूंकि गरीब परिवार से है, वहां से कोई नहीं आ नहीं सका है। वहां से जो सेना के कर्मी हैं वो लोग जांच में आए हुए हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और डॉक्टर के मुताबिक अभी वेसरा को प्रिजर्व किया गया है और पूरे मामले पर जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। अधिकारी भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। दानापुर पीपा पुल पर कल से परिचालन बंद हो जाएगा। जी हां, इसे लेकर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने आदेश जारी कर दिया है। गंगा में बढ़ते जलस्तर और मॉनसून की वजह से ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं, ये फैसला लिया गया है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं पीपा पुल पे। ये पीपा पुल दानापुर से पानापुर को जोड़ता है और इस तरह से पटना में जो गंगा पे कई जगहों पे जो है पीपा पुल बने हुए हैं। जैसे पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए पीपा पुल बना हुआ है। कच्ची दरगाह से रुस्तमपुर जो है राघोपुर, उसके बीच के लिए भी पीपा पुल बना हुआ है। तो इन पीपा पुलों पे जो है वाहनों का आवागमन जो है वो कई महीनों से जारी रहता है। लेकिन बात करें हम तो यह इस पीपा पुल के परिचालन जो है वो कल यानी 15 जून से पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। पीपा पुल जो है वो खोल दिया जाएगा और इस आशय के आदेश जो है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कार्य प्रमंडल पटना 1 की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। मानसून के आगमन और गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। बताते चले कि पटना वैशाली जिले के अंतर्गत गंगा नदी पर बने पीपा पुल जो कच्ची दरगाह रुस्तमपुर राघोपुर वैशाली के बीच है, उस पर वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने को कहा गया है। इस जो आदेश जारी किया गया है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कार्य प्रबंधन पटना 1 की तरफ से, और इस आदेश को तामील में करने का जो जिम्मेवारी है वो जिला प्रशासन को दी गई है। बताते चले कि पीपा पुल बंद होने से वैशाली छपरा पटना आने जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो जेपी सेतु होगा, महात्मा गांधी सेतु होगा और इसके साथ साथ जो दूसरे पुल हैं छपरा और भोजपुर को जोड़ने वाला जो पुल है वो रहेगा। तो फिलहाल इस पीपा पुल पे आज गाड़ियाँ जो है वो सड़क भागती नजर आ रही है, लेकिन कल से ये तस्वीर जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 दानापुर। बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला के नीरपुर NH 31 से शुरू होकर समस्तीपुर के ताजपुर जाने वाली सड़क पुल का निर्माण 4 लेन में किया जाना है। PPP मोड पर इस पुल का निर्माण कार्य जून 2011 में शुरू हुआ था, लेकिन लॉन्चिंग पैड गिरने के बाद निर्माण एजेंसी ने काम को रोक दिया। सीएम ने अपने समस्तीपुर दौरे के दौरान निर्माण कार्य शुरू कराने का भरोसा दिया था, लेकिन काम ठप है। इस पुल के बन जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। बख्तियारपुर ताजपुर पुल की दोबारा शुरुआत की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में की थी। कहा था कि जल्द पुल का निर्माण होगा और लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। घोषणा के काफी समय बीतने के बाद भी बख्तियारपुर के ताजपुर सेतु पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। कहने के लिए गार्ड की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन काम जस का तस पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, काम शुरू हुआ है क्या? नहीं, अभी तो काम चालू नहीं है। काम अभी चालू नहीं है। नया बोर्ड लग गया है? बोर्ड तो लगा हुआ है सर, बाकी काम अभी नहीं चालू। वैसे ही जब से जैसा बंद पड़ा हुआ है। जी, शुरू होगा पुल तो क्या फायदा होगा इससे? शुरू होगा तो सर जनता के बहुत फायदा होगा। ऊपर के आने जाने में सुविधा होगा, समय का बचत होगा सर। बनने में भी समय लगेगा? अभी बनने में अभी तो पता नहीं है सर कब बनेगा। विभाग का कहना है कि 2024 या 25 तक इस पुल को पूरा करने का अनुमान रखा गया है, लेकिन काम में विलम्ब को देखते हुए लगता है कि पुल बनने के लिए लोगों को बरसों इंतजार करना पड़ेगा। 2025 में शायद पार कर जाए। ऐसे में पटना से समस्तीपुर के लोगों को जाने के लिए हाजीपुर का ही मार्ग दिखाई पड़ता है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की पासपोर्ट रिलीज करने के मामले की आज सुनवाई होने वाली है। चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद किडनी का इलाज कराने के लिए विदेश जाना चाहते हैं।
फिलहाल लालू प्रसाद जमानत पर जेल से बाहर हैं और वे पटना में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। लालू ने सीबीआई की विशेष अदालत में जब्त पासपोर्ट को रिलीज करने की गुहार लगाई है। याचिका में उनकी ओर से कहा गया है कि वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन बेहतर इलाज बेहद जरूरी है और इसके लिए वो सिंगापुर जाना चाहते हैं। इसलिए उनका पासपोर्ट शीघ्र रिलीज किया जाए ताकि वो इसका रिन्यूअल करा पाएं। और 6 जून को लालू की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। रांची में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में अब तक 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 155 की पहचान कर उनके खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले में अब अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि पहचान के बाद कई और लोग हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 28 लोगों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ भी हो रही है। हिंसा की जांच के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी के सदस्य अमिताभ कौशल और एडीजी संजय लाटकर ने भी डेली मार्केट एरिया में जांच की और एक एक चीज को बारीकी से परखा। तो रांची में हुई हिंसा और इस हिंसा पर राज्यपाल रमेश बैस ने प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया। 10 जून और उसके बाद की घटनाओं पर पूरी जानकारी मांगी। इस दौरान पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। राज्यपाल ने अधिकारियों से वो सवाल पूछे जो हर व्यक्ति जानना चाहता है। आप भी देखिए कि वो 10 सवाल क्या हैं। तो राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से जानकारी मांगी गई। सवाल पहला कि प्रस्तावित घटना, धरना प्रदर्शन, जुलूस के बारे में प्रशासन के पास क्या जानकारी थी। वहीं दूसरा सवाल, आपने क्या क्या व्यवस्थाएं की थी, तैयारी आपकी क्या क्या थी। सवाल नंबर तीसरा, आपके पास आईबी, सीआईडी और स्पेशल ब्रांच ने क्या क्या इनपुट्स दिए थे। चौथा सवाल, जुलूस के संचालन के दौरान कितने सुरक्षाकर्मी और दंडाधिकारी वहां पर उपस्थित थे। वहीं पांचवा सवाल, आपने कोई प्रिवेंटिव एक्शन या मेजर्स क्यों नहीं लिए। छठा सवाल, आपने वाटर कैनन, रबर बुलेट्स और आंसू गैस का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं, यह 7वां सवाल राज्यपाल की तरफ से पूछा गया। 8वां सवाल, पुलिस अधिकारी और जवान हेलमेट और प्रोटेक्टिव गियर क्यों नहीं पहने हुए थे, क्योंकि यहां पर कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। 9वां सवाल, प्रदर्शनकारियों की पहचान कीजिए और मुख्य चौराहों पर फोटो चस्पा कीजिए। 10वां, क्या अफवाह फैलाने वालों की पहचान आप कर पाए। रांची में हुए हिंसा मामले को लेकर के राज्यपाल रमेश बैस ने सख्त रुख इख्तियार किया हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने डीजीपी, एडीजी, डीसी और एसएसपी को इस मामले को लेकर के तलब किया है। साथ ही साथ राज्यपाल रमेश बैस ने खास तौर पर ये निर्देश दिया है कि जितने भी चिन्हित उपद्रवी है उनकी तस्वीर को उनके नाम और एड्रेस के साथ शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाया जाए। तो अगर हम पोस्टर को चौराहों पर लगाने की बात करें तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को जो है उन उपद्रवियों तक पहुँचने में सहूलियत तो होगी ही होगी, साथ ही साथ पुलिस जो है उन उपद्रवियों से संबंधित कई अहम जानकारी भी जो है बहुत आराम से जुटा पाएगी। और एक और बात, अगली बार से अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो जो अपराधी है वो अपने आप को इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं दूर रखेंगे, क्योंकि सीसीटीवी में अगर उनकी तस्वीर आ जाती है तो उनकी तस्वीर केवल सीसीटीवी तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनकी तस्वीर जो है वो शहर के प्रमुख चौराहों पर भी लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे उनकी बदनामी तो होगी ही होगी, साथ ही साथ उनको एक ये बात का भी खतरा रहेगा कि पुलिस जो है अब आराम से उन तक पहुंच सकती है। तो लोग जो है इस तरह के काम करने से, इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने से कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो बचते नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से इस पूरे मामले पर ये जो एक पहल की गई है बहुत ही सार्थक पहल है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। तो रांची हिंसा के मामले में राजभवन इस वक्त बेहद सख्त नजर आता है। राजभवन सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों के जवाब से राज्यपाल संतुष्ट नहीं है। राज्यपाल रमेश बैस ने इंटेलिजेंस इनपुट्स के बारे में भी जानकारी मांगी। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके नाम और पते और तस्वीर को होर्डिंग के तहत शहर में सार्वजनिक जगहों पर लगवाने का भी निर्देश अधिकारियों को उन्होंने दिया है। तो रांची हिंसा पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष से लेकर सहयोगी कांग्रेस तक सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रांची हिंसा को रोका जा सकता था? क्या पुलिस ने इनपुट को इग्नोर किया? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। रांची हिंसा की टीस 4 दिन बाद भी खत्म नहीं हुई है। समय रहते अगर हालात पर काबू पा लिया गया होता तो शायद शहर में अमन चैन होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रांची हिंसा पर सियासी शोले भड़क रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री इसे हेमंत सरकार की विफलता बता रहे हैं। लेकिन ये झारखंड का जो निष्क्रिय निकम्मी सरकार है, जो वोट बैंक की राजनीति जिसकी पहली प्राथमिकता है, उसने कोई तैयारी नहीं की। और हम सब ने देखा, सारा देश देखा, नेशनल टीवी में चला एक सिपाही किस तरह रोते हुए सर फोर्स भेजिए, सर फोर्स भेजिए। ये सरकार की विफलता को दर्शाता है। खरी खरी बोलने वाले सरयू राय भी रांची हिंसा पर हेमंत सरकार को घेर रहे हैं। दलील दे रहे हैं कि जब सूचना थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। देखिए, रांची की घटना देश के अन्य राज्यों में भी ये घटनाएं घटी हैं, उसी का एक हिस्सा है। रांची में ज़्यादा हो गया, सरकार को सूचना थी, सरकार ने कार्रवाई नहीं किया। विपक्ष से लेकर निर्दलीय विधायक तक रांची हिंसा पर हेमंत सरकार को घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो सरकार की सहयोगी कांग्रेस भी हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। अगर ये एप्रीहेंशन में था कि ये बंद कॉल हुआ था और जुमे के नमाज के बाद तो उसके लिए प्रशासनिक तैयारी क्या थी? क्या सारी व्यवस्थाएं, जो प्रदर्शन मार्च की जो बातें आई थी, तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। सवाल है कि क्या सच में रांची हिंसा को रोका जा सकता था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।